आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर बहराइच से है, जहां पे आपको बता दें कि बहराइच में एक प्रसिद्ध अस्पताल में अचानक आग लग गई। बहराइच के गोंडा रोड पर स्थित समर्पण हॉस्पिटल में लगी है आग। आग लगने के क्रम का अभी तक नहीं लगाया गया है कोई भी पता। बहराइच गोंडा मार्ग पर निर्मला अधीन और ब्रिज के पास स्थित है समर्पण हॉस्पिटल। घंटे में दमकल कर्मी आग बुझाने के प्रयास में लगे हुए। भारी मात्रा में पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की कर्मचारी भी मौजूद रहे। खबर प्रयागराज से, जहां पे कुरावा थाना क्षेत्र में अंतर्गत मल्हा गांव के निवासी अर्जुन कुमार पाल ने कुरावा थाना में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि राधे श्याम पुत्र दयाशंकर मेरी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ मिला लिया है और मेरे ऊपर मेरी पत्नी से दहेज प्रथा के मुकदमे में फंसाने की धमकी देते और हमें जान से मारने की मरवाने की भी धमकी देते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। देखिए, अभी हम कोराव में मौजूद हैं। कैमरे के सामने जो दिख रहा होगा युवक, इनके पत्नी को जो है बहला फुसला करके अपने साथ रख रहे हैं और ये युवक जो है आज दर दर का ठोकर खा रहा है और बच्चे जो है घर पे, बच्चों को भी जो है लेकर के वो फरार हो चुकी है। फिलहाल क्या कुछ सच्चाई, हम इनसे बातचीत करेंगे। और जब ये लिखित तहरीर पुलिस प्रशासन को देते हैं तो इनको जो है जान से मारने की धमकी दी जाती है। हमारा आरोप नहीं, पीड़ित का आरोप है। हम इनसे बातचीत करें। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार पाल। ये बताइए पाल जी, क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हमारा पत्नी भी अपहरण कर लिया है, फिर भी जान से मारने की धमकी दिला रहा है। कौन आपके पत्नी को वो किया? राधेश्याम पाल। इधर आ जाइए। कहाँ के रहने वाले हैं? महिला की। महिला। थाना क्या लगता है? कोराव। कोराव। हाँ। तो आपने लिखित शिकायत क्या पुलिस प्रशासन को अवगत कराए? हाँ दिए हैं, फिर भी उसमें कोई सुनवाई नहीं है। दूसरे भी आदमी से धमकी दिला रहे हैं राधेश्याम पाल। अच्छा, क्या धमकी दिलाते हैं? जान से मारने की धमकी दिला रहे हैं कि मैं तुमको जान से मरवा दूंगा या तुम्हारी गाड़ी से मैं लड़वा दूंगा। ये सब कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई घटना हो रहा है तब उसके जिम्मेदार कौन होगा? राधेश्याम पाल हमारे। राधेश्याम पाल। हाँ। अच्छा, आपकी पत्नी कहाँ है मौजूद हालत में? इसमें है नैहरे में। मायके में? मायके में है। और बच्चे कितने हैं? 2 हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। और बच्चों कहाँ हैं? सब मायके में ही है। मायके में ही। अच्छा, कितना दिन हो गया आपके पत्नी को यहाँ से मायके गए हुए? 3 महीने हो गया। 3 महीने। हाँ। अच्छा, शादी को कितना साल हो गया? शादी को तो 6 साल हो गए। अच्छा, तो जब शादी हुई थी तो आपकी पत्नी आपके साथ अच्छा व्यवहार रखती नहीं? हाँ सर। तब कितने दिनों से फिर आप लोगों में दोनों में झगड़ा झंझट शुरू? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से? 1.5 साल से आप लोगों के बीच में झगड़ा झंझट हाँ। होता है। तो इनके जो एक और हैं, उनके जो बॉयफ्रेंड हैं, वो कैसे एंट्री करते हैं? वो ऐसा मतलब है कि सामने सामने घर है और उनका दूध का डेयरी है। भला फुसला के दूध देने का बहाने पे ये सब किए हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम तो बाहर कमाने के लिए चले गए थे। आप कमाने के लिए गए? पत्नी आपकी किसी और के अफेयर में आ गई? हाँ, हाँ, दूसरे के फेर में। कितना उम्र होगा तकरीबन आपके पत्नी का? मेरा पत्नी का 28 साल है। बच्चे कितने कितने साल के होंगे? एक 1.5 साल का है, एक 6 महीने का है। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारा न्याय हो। कोई न्याय नहीं हो रहा है इसमें। कहीं आपकी पत्नी आपके ऊपर दहेज प्रथा की मुकदमा अगर लगाना शुरू कर दी तो? क्या करेंगे सर? अभी वो तो करने के लिए ही बोल रही है। ससुर मेरा भी बोल रहा है दहेज प्रथा लगाने के लिए, वो भी बोल रही है। जान से मारने का धमकी भी दे रही है। अच्छा, ये जो धमकी देने वाले युवक का क्या नाम है? रामायण पाल। रामायण पाल। हाँ। ये कहाँ का रहने वाला है? गांव का ही है। गांव का ही। आपके घर पे आकर के धमकी दी? हाँ, घर पे आके धमकी दिया है। ये कभी दिया था? कितना दिन हो गया? आज 15-20 दिन हो गया। घर पे आकर के दे रहा है? घर कुछ साक्ष्य है आपके पास? हाँ, वीडियो है। वीडियो है? हाँ। अच्छा, तो क्या कह रहा था धमकी में? कह रहा तुमको मैं भले जेल जाना पड़े मेरे को, तुमको जान से मार डालूं। उसी के अफेयर में आपकी पत्नी है कि किसी और की? नहीं, उसके मतलब उसके साथ में वो रहता है। अच्छा, मतलब जो आपके पत्नी का बॉयफ्रेंड है उसका ये फ्रेंड था? हाँ, फ्रेंड है। धमकी दे रहा है? हाँ। तो इसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं? आपने लिखित तहरीर दिया है इसके नाम से? दिया है, कुछ नहीं उसमें, कुछ भी। कुराव पुलिस कुछ नहीं मदद की? कुछ नहीं मदद की। क्या कहना चाहेंगे कुराव पुलिस? हम ये कहना चाहते हैं इसके ऊपर कार्रवाई हो। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार पाल। थाना क्या लगता है? कोराव। गांव कौन सा? मैलहा। देख रहे हैं, सोचिए कितनी शर्म की बात है। पत्नियां आज के डेट में शादी कर रही हैं हिंदू रीति रिवाज से और
अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है भागने में, हटने में पीछे नहीं हट रही हैं। आज ये युवक देखिए अनाथ हो चुका है, दर-दर का ठोकर खा रहा है, घर पे भी रहना इनका जो है दुराचार हो रहा है। कुछ दबंग जो है इनके घर पे पहुंचते हैं, इनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। लगातार ये युवक शासन और प्रशासन और कोरांव पुलिस से कई बार लिखित तहरीर देने के बावजूद भी कोरांव पुलिस अपने एक्शन में नहीं आ रही। आखिर क्यों? कोरांव पुलिस के पास इन्होंने लिखित तहरीर दिया है कि हमें जो है जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या कोरांव पुलिस उस दिन का इंतजार कर रही है जब इस युवक के साथ कोई घटना घटित हो जाएगी, तब कोरांव पुलिस लगता है अपने एक्शन में आएगी? ये कई बार तहरीर देने के बाद भी इसको भी अभी भी जो है धमकी मिल रही है। अब देखना ये है कि कोरांव पुलिस इस मामले को किस तरह संज्ञान में लेती है और ऐसे दबंगों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। कलहट राजदीप महाविद्यालय में स्वदेश विकास ट्रस्ट वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिर्जापुर जिले के जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में बता दें कि पवन कुमार गंगवार जिला अधिकारी मिर्जापुर है। कार्यक्रम से पहले मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि संस्था अच्छा काम कर रही है और ऐसे ही बच्चों की अच्छी शिक्षा भी दिया जा रहा है जो गरीब परिवार के, इसके लिए पूरी संस्था को बहुत बहुत बधाई। और कहा कि जिले में न्यायिक आंदोलन चलाया जाएगा, गांव के लोगों को भटकने से रोका होगा। और वहीं उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता में शामिल है। और विशिष्ट अतिथि पवन कुमार गंगवार जिलाधिकारी मिर्जापुर के स्वदेश विकास ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अपने बच्चों को शिक्षा देना और उनके जरूरतों को पूरा करना आम बात है, लेकिन जो दूसरों के बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं हमेशा प्रेरणीय रहेगा। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश कुमार सिंह पीओ ने किया है। वही संस्था के अध्यक्ष और सचिव दीपा सिंह ने आए अतिथियों का पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वही संस्था की सचिव दीपक सिंह ने बताया कि संस्था में 1600 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। संस्था द्वारा संस्था तमाम कार्य किए जा रहे हैं। और इस अवसर पर श्याम बाबू सिंह अपर जनपद न्यायाधीश, गरिमा सिंह सिविल जज, पलबी सिंह और सिविल जज राजेश कुमार वर्मा उप जिलाधिकारी चुनार, सीओ और इंजीनियर राज बहादुर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज सेवा करने वाले और टीचर लोग भी सम्मानित किए गए और बच्चों को भी पुरस्कार देकर हौसला बढ़ाया गया। बेसिकली स्वदेश विकास ट्रस्ट की तरफ से जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं तो उसके संबंधित कार्यक्रम था। यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल की गई है जिसमें करीब 1600 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा विभिन्न जगहों पर आपके द्वारा प्रदान की जाती है। और इस ट्रस्ट के द्वारा तो 200 के करीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग का कार्य किया जाता है। तो समाज के लोग अगर मिल करके एकजुट होकर के कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे अन्य लोग भी अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और समाज में जब एक हाथ से दूसरा हाथ जड़ता है तो जो बदलाव की स्थिति बनती है और अच्छे प्रयोग होते हैं तो वो निश्चित तौर पर प्रशंसा का पात्र है। और उसी से संबंधित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। सर, निश्चित रूप से ये पुलिस कार्य चल रहा है, ऐसे अवसर से जनपद वासियों की आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जनपद वासियों से अनुरोध है कि जब भी किसी के मन में किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा के प्रति संवेदना का भाव प्रकट हो तो निश्चित जो उनसे बन पड़े उतना मदद के लिए हाथ बढ़ना चाहिए, बिना ये विचार किए हुए कि उनके अकेले के करने से। कई बार लोगों को लगता है कि हमारे करने से चीजें नहीं बदलती हैं या उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है, जो बात पूरी तरह ठीक नहीं है। एक एक व्यक्ति जब एक एक हाथ बढ़ता है और एक एक हाथ जोड़ता है तो उससे समाज में एक अच्छी गति आती है, एक अच्छा परिवर्तन आता है। और हर व्यक्ति को उसके मन में यदि कोई व्यक्ति है जो किसी अभाव में, मान लीजिए अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है या किसी अन्य कारण से कोई कठिनाई में है और उसकी कठिनाई को देख करके अगर अपने मन में कोई संवेदना या पीड़ा उत्पन्न होती है तो उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना जरूर चाहिए। ये सोच के नहीं रोकना चाहिए कि उनके अकेले के करने से चीज़ों में परिवर्तन नहीं आता है। निश्चित तौर पर चीज़ें परिवर्तन आता है और बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। समाज के आगे आने से, लोगों के आगे आने से ही जो स्थायी तरक्की होती है, जो एक दूसरे के साथ मिलते हुए जो सामूहिक रूप से समाज ग्रो करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो सभी लोगों को इस तरह के कार्य में अपने अपने स्तर से जो भी तरीका उनको अच्छा लगे उनको निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए। धन्यवाद। ये स्वदेश विकास मंच जो है वो ट्रस्ट है,
जो कि मिर्ज़ापुर जनपद में इतना पुनीत काम कर रहा है और ये गरीब बच्चों के लिए जो विद्यालय चला रहा है गांव-गांव में, और इसकी जो सचिव हैं श्रीमती दीपा सिंह जी, वो हमारे एक न्यायिक अधिकारी की श्रीमती धर्मपत्नी है। और देखिए कैसे अपने जन्मभूमि के लिए, अपने ज़िले के लिए कैसे ये लोग काम कर रहे हैं कि लगभग 2000 बच्चों को ये निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके तत्वाधान में मैंने सोचा कि इनका जो है वो विधिक शिक्षा के रूप में भी इनसे कुछ कार्य लिया जाए, क्योंकि इन लोगों का गाँव में 50 गाँव में करीब ये काम कर रहे हैं। तो हमने पिछली बार जैसे एक गांव में जो देश का पहला गांव था जिसमें हमने विधिक सेवा केंद्र खोला था, वैसे ही आज मैंने एक आपके ट्रस्ट के माध्यम से एक प्राइवेट मीडिएशन का एक शुरुआत की है, जो शायद देश का एक पहला होगा जो किसी ट्रस्ट के माध्यम से हम कर रहे हैं। हम एक प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोग ये कर रहे हैं कि हम गाँव में जो लोग हमारे यहाँ नहीं आ पाते हैं, उनके मामले वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत से गरीब लोग हैं जो कि हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो इसी सामाजिक सहयोग से ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से इनकी गुणवत्ता को हम देखेंगे और एक प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहा, ये सफल रहा, तो इसको हम आगे ले जाएंगे और हम माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी, या सालसा और जो नालसा है उसके तहत भी हम इसको ले जाएंगे और इस बात को रखेंगे कि इसकी क्या उपयोगिता है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है ये पूरे देश में लागू। अभी जो हमने विधिक सेवा केंद्र खोला है गांव में, देखिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ये निर्देश दिया है कि हर तहसील में 5-5 गाँवों में विधिक सेवा केंद्र खोले जाए। ये निर्देश के पहले हम यहाँ काम कर चुके थे, ये काम एक प्रयोग हो चुका था और उसको नालसा और सालसा के तरफ से एक तरीके से आगे बढ़ाया गया है। वैसे ही एक छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हम लोग कर रहे हैं और उसका उद्देश्य है कि गरीब की अंतिम जो पादान पे जो जनता है उस तक न्याय को पहुंचाया जाए, उसकी समस्याओं को हल किया जाए। तो आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं स्वदेश विकास मंच के सभी पदाधिकारीगण को बहुत बहुत बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा। यहाँ क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जो इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं और आप सभी लोग यहाँ आए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, जनपद वासियों के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कानून में हर समस्या का समाधान है, हर जगह कानून है। हम विधिक सेवा प्राधिकरण में विधिक सहायता भी देते हैं और विधिक साक्षरता भी पैदा करते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो, आप मेरे तक आइए, आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक आइए, हम आपकी समस्याओं के लिए बैठे हुए हैं। हम इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पे माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने हमें अधिकृत किया है कि हम जो लोग विधिक रूप से मतलब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और हमारे तक अपने प्राइवेट रूप में नहीं आ सकते, वो मेरे पास आए, बिना खर्चे के, बिना एक भी पैसा खर्च किए उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनको हम विधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो आप आएंगे तब आपको पता चलेगा कि सरकार ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने गरीब जनता के लिए कितनी बड़ी योजनाएं चला रखी हैं और उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है या लोग हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से जनता के हर गांव में, इस देश के हर गांव का सपना है कि वहां पर हम उनके लिए अपने दरवाजे खोल रखें। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, एक बहुत बड़ा मुहिम चल रही है जो कि हम उसके शुरुआत कर रहे हैं। आगे देखिए, अगर ये सफल हुआ तो ऊपर के हमारे न्यायाधीशगण के रूप में आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसको मान्यता मिलेगी जैसा कि अभी हुआ। खबर सीतापुर से, जहां पर तेज रफ्तार से डीसीएम सड़क पर अनियंत्रित होकर खंती में जाकर पेड़ से टकराई। वही बता दें कि दर्दनाक हादसे में डीसीएम चालक की हुई दर्दनाक मौत। गुंडा के कर्नलगंज से चलकर बरेली आलू लेने जा रही थी। डीसीएम घटना की सूचना पर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और तहकीकात में जुटी। जनपद में सुधौली क्षेत्र के भंडिया के पास हुआ है ये हादसा। खबर
चंदौली से, जहां पे चंदौली के सरेराह बड़ी वारदात हुई है। जी हां, किदवई नगर में राहगीर के गले से सोने के लॉकेट छीनकर भागा युवक। भीड़ ने तत्काल पीछा कर आरोपी को दबोचा। मौके पर कस्बा पुलिस पहुंची, युवक को कोतवाली में ले जाया गया। वहीं पीड़ित संतोष पासवान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुई है। पुलिस ने जांच तेज की, आगे की कार्रवाई भी जारी है। दिन दहाड़े हुई घटना में नगर वासियों में हड़कंप मच गया है। सदर थाना चंदौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर चंदौली से, जहां पे चंदौली में बनेगा अत्याधुनिक बस डिपो। जी हां, डीडीयू नगर विधायक रमेश जायसवाल के प्रयास से शासन की मिली स्वीकृति। यात्रियों के लिए चार्जिंग, ठहरने की व्यवस्था, शौचालय सभी व्यवस्थाएं होगी उपलब्ध। जमीन स्थल का विधायक ने अधिकारियों के किया निरीक्षण। 4 एकड़ की जमीन में होगा निर्माण। 22 करोड़ से अधिक लागत में बनेगा डिपो। आमजनों को मिलेगी बड़ी राहत। अड्डे का निर्माण होना, निरीक्षण करना है। क्या प्रोजेक्ट है, कैसे लाभ मिलेगा चंदौली के लोगों को? चंदौली का सीजन हुए लगभग 28 वर्ष हो गए। 28 वर्षों में इंफ्रा के नाम पर जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं उसके लिए लगातार यहाँ के लोग संघर्ष करते रहे। चाहे वो न्यायालय का मामला रहा हो, चाहे बस डिपो का मामला रहा हो, चाहे आरटीओ ऑफिस का मामला रहा हो, चाहे बस लाइन का मामला रहा हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर लोगों का फोकस रहा है। चंदौली चूँकि बनारस का ही जुड़ा हुआ एक क्षेत्र था जो मायावती जी कार्यकाल में 1997 में उसको सेपरेट करके चंदौली बनाया गया। और 2022 में हम चुनाव जब जीत के आए उससे पहले से मैं लगातार देख रहा हूँ कि यहाँ के लोगों की लगातार मांग रही है इन मूलभूत ज़रूरतों को कैसे भी पूरा किया जाए। आज उसी कड़ी में लगातार मेरे प्रयास से मैंने बहुत प्रयास किया। लगातार माननीय मुख्यमंत्री से कई बार मिला, परिवहन मंत्री से मिला, प्रमुख सचिव लेवल पर जो कुछ था उस स्तर पर मैंने प्रयास किया। सदन में भी मैंने अपने इस विषय को उठाया था, इस मुद्दे को उठाया था कि यहाँ बस डिपो बनना चाहिए। हमारी एक सफलता मुझे प्राप्त हुई। न्यायालय भवन का निर्माण हुआ, 284 करोड़ रुपया सरकार ने अनुमति कराया। न्यायालय भवन यहाँ बन रहा है। सुखद बात तो हम लोगों के लिए ये है कि जिस जगह गैदरिंग और भीड़ होनी चाहिए, जहाँ मूल ज़रूरत है, हमारा बस डिपो वहीं बनने जा रहा है। हम जहाँ आज खड़े, इस जगह पर खड़े, वो 4 एकड़ ज़मीन है और ये ज़मीन किसी विभाग की ज़मीन थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह किया, निवेदन किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ज़मीन को परिवहन विभाग को हैंड ओवर कराया। और आज हम सब लोग एकदम नज़दीक आगे खड़े हैं कि हम सब लोग इस डिपो को जनता को जल्दी से जल्दी समर्पित करें। इस भाव के साथ हम सब लोग आज आए हैं। हमारे पास क्षेत्र प्रबंधक हैं और CDS के PM भी हैं, अनेक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम सब लोग आज इस स्थल का निरीक्षण करने आए। इस स्थल को निरीक्षण करने के बाद जो कल्पनाएं मेरी समझ में आ रही हैं तो एकदम फलीभूत होता दिख रहा है कि जो मूल ज़रूरतें हैं न्यायालय और कोर्ट के पास जाने की, उस जगह पर सबसे अधिक भीड़ होती है। और निश्चित तौर पर ये रोड के ऊपर बना हुआ है और लगभग 4 एकड़ ज़मीन जिसको देखने के बाद बन रहा है। जो नक्शे आए हैं, जो नक्शा भी मेरे सामने, ये प्रस्तावित नक्शा भी मेरे सामने है, जिसको मैं आपको स्पष्ट करके यहाँ मैं दिखा भी रहा हूँ कि ये नक्शा बना हुआ है पूरा। इस नक्शे के आधार पर ऐसे ही पूरा बस डिपो जनता को समर्पित किया जाएगा। अनुमान इसकी लागत शुरुआती दौर में क्लियरेशन इसकी लागत नियर अबाउट 22 करोड़ रुपये समथिंग है, परंतु जब इसके एस्टिमेट बना के शासन को भेजे जाएंगे तो क्योंकि बहुत सारे अभी देख रहे हैं कि यहाँ कुछ तालाब पोखरी टाइप का ऐसा लग रहा है, गड्ढे खने गए हैं, मिट्टी निकाली गई है, उससे भरने में भी एस्टिमेट जब बनेगा तो हमें लगता है कि 2-4-5 करोड़ में एस्टिमेट और बढ़ सकता है। और इसमें एक जिस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, एक मॉडर्न तरीके से बनाया जा रहा है। इसमें बस को खड़ा करने, यात्री की सुविधा और यात्रियों को रहने की कैंटीन की व्यवस्था, चार्जिंग की व्यवस्था और सारी व्यवस्था
यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था आदि सारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक। यह बस डिपो यहाँ के लोगों के लिए मुख्य धारा से जुड़ने के कारण यहाँ की मूल ज़रूरतों में शामिल होगा और हम सब जो लक्ष्य को लेके चल रहे थे कि अपने इस रिज्यूम में मैं बस डिपो को लाकर जनता को समर्पित करूँगा, मुझे लगता है उसका समय आ गया और जल्दी पूरा होने वाला है। और आप सारे प्रेस के लोगों के माध्यम से मैं जनमानस को बताना चाहूँगा कि आपकी ज़रूरतें बहुत जल्द पूरी होंगी। बहुत जल्द हम सब लोग, मंत्री जी वगैरह सब लोग, हम लोग मिल के इस ज़मीन पर इस बस डिपो का भूमि पूजन जल्द ही करेंगे और आपको समर्पित करेंगे। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे चिलहिया थाना क्षेत्र के अवैध गांजा बिक्री का एक बता दें कि वीडियो वायरल हुआ है। और वही सिद्धार्थनगर के चिलहिया थाना क्षेत्र के गौरा बाजार स्थित फैजापुर में अवैध गांजा बिक्री का शर्मनाक खेल फिर से बेनकाब हुआ है। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने खोल दी जिम्मेदारियों की मिलीभगत की पोल। वहीं जिम्मेदारियों की संदिग्धता से भरोसा जा रहा, वहीं मौत का जहर बताया जा रहा है। मौत के सौदागरों को नहीं किसी का भय, खुलेआम चल रहा नशे का कारोबार। कम उम्र में लड़कों को लगाई जा रही है नशे की लत और सूत्रों का दावा है कि नाबालिग बच्चों से कराया जा रहा है ये धंधा। बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से बिक रहा है गांजा। स्थानीय लोगों का सवाल है कि आखिर बिना लाइसेंस के कैसे खुली सड़क पर बिक रहा है ये गांजा। पुलिस और जिम्मेदार आखिर कब करेंगे इस पर कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने फिर खड़ा कर दिया बड़ा सवाल, क्या फैजापुर में नशा माफिया बेखौफ और कानून बेबस है? इलाके की बढ़ती अवैध नशे की बिक्री से लोगों में गहरा आक्रोश है। खबर मुरादाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे, लेकिन इसी दौरान बाहर ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने पूरे प्रशासन को घंटों भर परेशान कर रखा। और कई महिलाएं अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति न मिलने पर उन्होंने गेट पर ही जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। गेट पर जमा हुई भीड़, महिला पुलिस की भारी तैनाती अचानक हुई और इस हंगामे से सर्किट हाउस के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने तुरंत बड़ी संख्या में महिला पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। पुलिस ने किसी तरह पीड़ित महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं प्रशासन खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैठक में गई और किसी भी हाल में वापस लौटने से इनकार कर दी। वहीं पीड़ित महिलाओं का गंभीर आरोप है कि भोजपुर पुलिस केस को दबा रही है, हंगामा कर रही है। महिलाओं ने भोजपुर थाना पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनके इलाके में पॉक्सो एक्ट से जुड़ा संवेदनशील मामला दर्ज है, लेकिन थाने के अधिकारी शुरुआत से ही इस केस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि थाना पुलिस शिकायत दर्ज करने में हिला हवाली कर रही है। जब वो भी सुनवाई के लिए थाने पहुंचती है तो प्रभारी और स्टाफ उनके साथ बदसलूकी करते हैं। पीड़ित पक्ष को धमकाकर थाने से भगा दिया जाता है। पीड़ित महिलाओं ने आपको बता दें कि गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मियों का कहना है कि चाहे जहां जो भी हो शिकायत तो कर दो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। गवाहों पर दबाव बनाया जा रहा है और केस को दबाने की कोशिश हो रही है। वहीं महिलाओं ने कहा कि वो अपने परिवार को सुरक्षा को लेकर बेहद डरी हुई हैं और स्थानीय पुलिस से कोई सहारा नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि वो सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखना चाहती है। सीएम से मिलने नहीं दिया गया, आरोप लगाते हुए महिलाओं का गुस्सा फूटा। पीड़ित महिलाएं कहती हैं कि उन्हें सूचना मिली थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं और इसी उम्मीद में मुख्यमंत्री उनके मामले में हस्तक्षेप करेंगे और सुबह गेट पर ही बेहोश हो गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस प्रशासन जानबूझकर उन्हें मुख्यमंत्री से दूर रखना चाहती ताकि थाने की लापरवाही उजागर न हो और इस बात पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्हें सर्किट हाउस गेट पर ही बेहोश हो गई और कुछ देर तक तनावपूर्ण रहा माहौल। पुलिस अधिकारियों ने लगातार उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री को सुनाए बिना जाने को तैयार नहीं थी। काफी समझाने बुझाने के बाद भी स्थिति पर काबू नहीं पाया गया, लेकिन गेट पर कुछ देर तक भारी तनाव बना रहा। पूरे घटनाक्रम कारण सर्किट हाउस के आसपास सुरक्षा को कड़ा करना और पड़ा। वही बता दें कि प्रशासन और महिलाओं के आरोपों की जांच की जाएगी।
खबर मथुरा से, जहां पे बता दें कि पीडब्ल्यूडी की लापरवाही ने ली युवकों की जान। जी हां, तहसील बाईपास मार्ग पर रेलिंग के अभाव में राजवा गिरे तेज रफ्तार। वहीं बता दें कि यहां पे 3 की मौत हुई है। चचेरी बहन की लग्न सगाई में शामिल हो राधा कुंड जा रहे थे बाइक सवार युवक और गोवर्धन राधा कुंड के बाईपास मार्ग पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की लापरवाही ने बाइक सवार 3 युवकों की जान ले ली है। बाइक सवार युवक चचेरी बहन की लग्न सगाई में शामिल होने के लिए राधा कुंड जा रहे थे और बाइक तेज गति में थी। राधा कुंड राजवा पर तीव्र होने के कारण चलते बाइक अनियंत्रित होकर राजवाहा में जा गिरी, जहां रोलिंग होते ही शायद 3 युवकों की जिंदगी बच सकती थी। घटना में सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों को शव को राजवाहा से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि कस्बा राधाकुंड में जाटवा मोहल्ला में रविवार को देर शाम मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र स्थित मासूम नगर में लग्न सगाई आई थी और इसी लग्न सगाई में शामिल होने के लिए लड़की के चचेरे भाई कन्हैया, अंकुश और प्रवीण निवासी मासूम नगर बाइक पर सवार होकर राधाकुंड जा रहे थे। राधाकुंड बाईपास मार्ग स्थित रजवाहा के समीप त्रिमोड बाइक अनियंत्रित होकर रजवाहा में जा गिरी और इसी हादसे में कन्हैया, अंकुश और प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मौके पहुंची राधाकुंड चौकी पुलिस ने रजवाहा के मृतकों की शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष रवि त्यागी ने बताया कि बाइक सवार युवक सगाई लग्न में शामिल होने के लिए राधाकुंड जा रहे थे। बाईपास पर हुए हादसे में तीनों युवकों की मौत हुई है। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या हो गया? बारात में गए थे, लेकर आए थे, गाड़ी से आए थे, एक्सीडेंट हो गया है। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ है? यूँ तो नहीं मालूम, ये पता नहीं हमें। आप कौन हो? इनके ये कौन लोग हैं? चाचा है हमारी। क्या क्या नाम है इनके? अमित, कहाँ के रहने वाले हैं? मासूम नगर हैं? मासूम नगर। कहाँ पड़ता है? मथुरा जयवर्धन मंदिर के पास। अच्छा, कहाँ आए थे? ये आए थे अच्छा, शादी में? लगन सगाई में। अच्छा, क्या हुआ फिर? ये अपाची गाड़ी के थे, एक का नाम अंकुश है, एक का नाम प्रवीण है और एक का नाम कन्हैया। तीनों एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, क्या स्थिति है उनकी? अब क्या गंभीर हालत है, बिल्कुल गंभीर हालत। अच्छा, एक्सीडेंट कौन सी जगह हुआ है जी? तीनों खत्म हो गए। राधाकुंड में एक हादसा हुआ, क्या कुछ मामला, क्या घटना घटी है? ये सूचना मिली थी 112 पे कि एक मोटरसाइकिल राधाकुंड जो वो है नाला, उसमें जो है गिर गई है। इस सूचना पर मैं थाना प्रभारी, मैं फोर्स के मौके पर आए। यहाँ आके जानकारी हुई कि मासूम नगर से एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के यहाँ लगन सगाई में सम्मिलित होने के लिए आए थे और उनकी मोटरसाइकिल इसमें गिर गई। हमारे आने से पूर्व भी लोगों ने जो है काफ़ी मेहनत करके उन तीनों को बाहर निकाल लिया था। उन तीनों को यहाँ से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। सर, ये राधाकुंड का मामला आया, क्या कुछ मामला था? अभी हमारे पास एक एक्सीडेंटल केस आया है जिसमें कन्हैया सन ऑफ अमीरचंद, दूसरा है अंकुश सन ऑफ राजवीर और तीसरा है प्रवीण सन ऑफ प्रेमचंद। ये लगभग 28 से 32 साल की लगभग एज के हैं और एक प्रवीण जो है लगभग 20-22 साल का लड़का है। तो इनकी कंडीशन देखने से ये पता चल रहा था ये कहीं ना कहीं पानी में गिरे हैं, क्योंकि कीचड़ वगैरह पूरा लगी हुई थी इनके बॉडी पे और 2 के बहुत ज़्यादा इंजरी थी। उस वजह से डेथ तो तीनों की हो गई है। हमारे पास जो आए थे मृत अवस्था में ही आए, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब ये कहीं ना कहीं इंजरी के बाद कहीं पानी में भी डूबने से मृत्यु हो सकती है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।